गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कंटिन्यू करेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। लास्ट लेक्चर में हमने समझा था कि प्रोकैरियोट्स में जीनों की अभिव्यक्ति का रेगुलेशन किस प्रकार से होता है, और इसके साथ ही ओपेरॉन कंसेप्ट हमने पढ़ा था। ओपेरॉन कितने प्रकार के होते हैं, नेगेटिव कंट्रोल, पॉजिटिव कंट्रोल, इंड्यूसिबल ओपेरॉन्स, रिप्रेसिबल ओपेरॉन्स, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो ये आवश्यक है कि आज का लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब आपने इससे पहले वाला लेक्चर नंबर 5 पढ़ा है, समझा है। तो हम कंटिन्यू करते हैं। वापस हम एक बार रिपीट कर लेते हैं स्टार्ट करने से पहले कि हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ ऑपेरॉन। मतलब ओपेरॉन बेसिकली क्या होते हैं? जीनों का समूह जो कि एक साथ में मिलकर कार्य करते हैं, जिसमें बहुत प्रकार के जीन्स होते हैं, जैसे स्ट्रक्चरल जीन्स है, ऑपरेटर जीन है, प्रमोटर है और रेगुलेटर जीन है। तो मेनली हमने 4 प्रकार के जीन पढ़े थे। और ओपेरॉन 2 प्रकार के होते हैं, इंड्यूसिबल ओपेरॉन और रिप्रेसिबल ओपेरॉन। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, इंड्यूसिबल ओपेरॉन मतलब ऐसे ओपेरॉन जो कि सामान्यतया शांत रहते हैं और इनको इंड्यूस किया जाता है किसी इफेक्टर मॉलिक्यूल के द्वारा। ये हम समझेंगे किस प्रकार से किया जाता है। आपको बस इतना ध्यान रखना, इंड्यूसिबल मतलब प्रेरित करने योग्य, मतलब सामान्यतया यह शांत रहेंगे और सामान्यतया इनका अभिव्यक्ति रुकी भी रहेगी, और किसी इंड्यूसर के आने के बाद में ये अभिव्यक्त होंगे या एक्सप्रेस करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं इंड्यूसिबल ओपेरॉन। इसका उदाहरण है लैक ओपेरॉन, इसको हम अभी समझेंगे डिटेल में। दूसरा हमने पढ़ा था रिप्रेसिबल ओपेरॉन। रिप्रेसिबल मतलब रिप्रेस करने योग्य, मतलब सामान्यतया यह एक्टिव रहता है और इस पर किसी प्रकार का रिप्रेसर बाइंड नहीं होता है, लेकिन किसी को रिप्रेसर की उपस्थिति में ये जो ओपेरॉन होता है यह रिप्रेस हो जाता है। इसका उदाहरण ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। हम इन इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल को उदाहरण के द्वारा समझेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन सबसे कॉमन प्रकार का ओपेरॉन है। ये इकोलाई में पाया जाता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स का। सबसे पहली चीज़, ये प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। लैक ओपेरॉन, लैक शब्द आया है लैक्टोज से। तो बेसिकली इसमें वो जीन्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि लैक्टोज आप जानते हैं एक शर्करा होती है, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में काम आ रहे हैं, मतलब लैक्टोज को डिग्रेड करने में। लैक्टोज किस में डिग्रेड होती है? गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में। तो इसमें जब इसको डिग्रेड करने के लिए जो काम में लिया जाता है उसे हम कहते हैं लाइकोपेरॉन। लाइकोपेरॉन में वही 4 प्रकार के जीन हैं। इसमें जो स्ट्रक्चरल जीन है आप देख रहे हैं वो है लैक जेड, लैक वाई और लैक ए। लैक जेड क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक एमआरएनए होते हैं वो पॉलीसिस्ट्रोनिक होते हैं। तो आप देखिए इसमें एक एमआरएनए से बहुत सारे मोर देन वन क्या बनेंगे, प्रोटीन प्रोडक्ट बनेंगे, इसलिए ये है पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए। जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है ये आरएनए बन गया। आरएनए से फिर 3 प्रकार की प्रोटीन बने, क्योंकि जीन 3 है इसलिए 3 प्रकार के प्रोटीन बने। पहला है लैक जेड बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक वाई बनाएगा परमीएज और लैक ए बनाएगा ट्रांस एसिटाइलेज। तो पहली बात तो हो गई स्ट्रक्चरल जीन्स की। सेकंड हम देखेंगे तो यहाँ पर है एक आपको दिख रहा है बीच में जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हुआ है, ये है इसका प्रमोटर। और आगे आप देख रहे हैं कि जिस येलो कलर का एक भाग दे रखा है जिसमें लॉक एंड की जैसे कुछ इसमें खांचे नज़र आ रही हैं, तो इसे हम कहेंगे ऑपरेटर। मैंने बताया था आपको ऑपरेटर का काम क्या होता है। ऑपरेटर का काम होता है रिप्रेसर प्रोटीन को बाइंड करना। इसके अतिरिक्त इस पर्टिकुलर इन सब जीनों के समूह के अलग थोड़ा दूर पाया जाता है लैक आई, जो कि है रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन का काम क्या बताया था हमने? रेगुलेटर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण करना। तो लैक आई जीन ने एमआरएनए बनाया, एमआरएनए ने रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण किया। ये रिप्रेसर प्रोटीन कहाँ बाइंड करता है? सामान्यतया अगर ये बिल्कुल एक्टिव है तो यह बाइंड करता है कहाँ पे? ऑपरेटर पे। और आप देख रहे हैं कि इसकी संरचना और ऑपरेटर की संरचना दोनों की आपस में कॉम्प्लीमेंट्री नज़र आ रही है कि यह आराम से फिट हो सकता है उसके अंदर। जब ये रिप्रेसर प्रोटीन उस पर फिट हो जाएगा तो यह क्या करेगा? आरएनए पॉलीमरेज को आगे नहीं बढ़ने देगा। आप सामान्य समझ सकते हैं, आरएनए पॉलीमरेज के रास्ते में यदि कोई ऑब्स्टेकल आ गया, रिप्रेसर प्रोटीन आ गया, तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। आगे नहीं बढ़ पाया तो एमआरएनए का निर्माण नहीं होगा। तो ये बहुत सरलता से समझाया गया है लाइक ओपेरॉन। तो इसमें ये पहले हम समझेंगे 4 प्रकार के जीन, आपने समझ लिए। अब इसके बाद में हम समझेंगे किस प्रकार से जीनों का कंट्रोल होता है। तो अब दूसरी बात एक चीज़ और है कि रिप्रेसर अगर एक्टिव है तो उसका शेप आप देख रहे हैं इस प्रकार का है, लेकिन यदि रिप्रेसर में कोई इंड्यूसर जुड़ गया या कोई भी इफेक्ट, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में इफेक्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं,
तो वो जुड़ गया तो उसकी वजह से ये रिप्रेसर क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। जैसे ही इनएक्टिव होता है तो यह इसमें बाइंड नहीं कर पाएगा ऑपरेटर में और जीन की अभिव्यक्ति होती रहेगी। अब हमने बात की थी कि लैक ओपेरॉन किसका उदाहरण है, इंड्यूसिबल। इंड्यूसिबल का मतलब होता है कि सामान्यतया यह क्या रहता है, सामान्यतया यह इनएक्टिव रहता है। इनएक्टिव रहता है मतलब ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है यह ऑपरेटर पे बाइंड होके रहता है, तो इसकी वजह से इनएक्टिव रहेगा। इसको कुछ कोई मॉलिक्यूल या कुछ ऐसा इफेक्टर मॉलिक्यूल आएगा जो कि इसको इंड्यूस करेगा, इसलिए इसका नाम क्या है, इंड्यूसिबल। आपको समझ में आ रहा है। और कंट्रोल कौन सा होगा, नेगेटिव कंट्रोल, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पहले कि यदि रिप्रेसर प्रोटीन इन्वॉल्व होता है तो हमेशा नेगेटिव कंट्रोल होता है। अब यहाँ पे है पहला कंडीशन दे रखा है व्हेन लैक्टोज इज अवेलेबल, मतलब अब इसमें दो हमने देखा था कि ये लैक्टोज को के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है ये ओपेरॉन। पहली कंडीशन ली है कि जब लैक्टोज अवेलेबल है, मतलब लैक्टोज अब उस मीडियम में उपस्थित है। अब लैक्टोज उपस्थित है तो क्या होगा, क्योंकि ये तीनों एंजाइम लैक्टोज को क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं, तो हमको ये तीन एंजाइम चाहिए। आप समझ पा रहे हैं कि क्या आवश्यकता है आविष्कार की जननी है। तो जैसे ही अगर आपको लैक्टोज है तो लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म की भी आवश्यकता होगी, और यदि लैक्टोज है ही नहीं तो उसकी मेटाबॉलिज्म की आवश्यकता क्यों होगी। तो पहली कंडीशन है कि लैक्टोज अवेलेबल है। लैक्टोज अवेलेबल है तो हमको इन तीनों की आवश्यकता होगी, मतलब जीनों की अभिव्यक्ति की आवश्यकता होगी। अब देखिए लैक्टोज अगर अवेलेबल होता है तो लैक्टोज का ही एक आइसोमर होता है जिसको हम बोलते हैं एलोलैक्टोज। तो लैक्टोज समझ लिए कि लैक्टोज है तो एलोलैक्टोज भी होगा। तो एलोलैक्टोज बाइंड करेगा रिप्रेसर प्रोटीन पे, यहाँ बाइंड करके वह रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिव बना देगा। रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव है मतलब जीनों की अभिव्यक्ति होती रहेगी। जीनों की अभिव्यक्ति होती रहेगी तो यहाँ पे क्या होगा, तीनों एंजाइम्स भी बनते रहेंगे। तीनों एंजाइम बनते रहेंगे तो क्या होगा, वे लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को कंटिन्यू करते रहेंगे। तो इस प्रकार से पहली कंडीशन ये है कि व्हेन लैक्टोज इज अवेलेबल दिस ओपेरॉन विल बी स्विच ऑन, मतलब यह चालू रहेगा, स्टार्ट रहेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें, इसको समझेंगे हम एनिमेशन के द्वारा। तो आप देख रहे हैं कि यदि लैक्टोज अवेलेबल है तो रेगुलेटरी प्रोटीन ने तो वही रिप्रेसर प्रोटीन बनाया, लेकिन यदि लैक्टोज अवेलेबल है तो एलोलैक्टोज मिलेगा हमको। एलोलैक्टोज बाइंड करेगा रिप्रेसर प्रोटीन में और वो रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिव कर देगा या उसका शेप चेंज कर देगा। जैसे ही शेप चेंज होगा ये ऑपरेटर पे जाके आरएनए पॉलीमरेज अपना काम करना शुरू करेगा प्रमोटर पे जाके, लेकिन ये रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाएगा और आगे क्या देख रहे हैं हम, एमआरएनए का निर्माण होगा। जो हमने देखा था कि मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए है और बाद में इससे 3 प्रकार के प्रोटीन बनेंगे। तो ये आपने समझा एनिमेशन के द्वारा कि किस प्रकार से यदि लैक्टोज प्रेजेंट है तो इस लैकोपेरॉन में क्या होता है। अब हम कंडीशन एक बार सेकंड देखेंगे जिसमें है कि लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है। अब आप सब कुछ इमेजिन कीजिए लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो उसके मेटाबॉलिज्म के लिए जो प्रोटीन आवश्यक है उनके निर्माण की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ़ लैक्टोज इज नॉट अवेलेबल, जो रिप्रेसर प्रोटीन बना है वह अपना शेप चेंज नहीं करेगा, वह सीधा बाइंड होगा ऑपरेटर पे। जैसे ही वो ऑपरेटर पे बाइंड होगा आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाएगा तो किसी भी तीनों जीनों की अभिव्यक्ति नहीं होगी और किसी प्रकार का कोई प्रोटीन नहीं बनेगा। तो ये हो गया कंडीशन 2। इसको भी हम एनिमेशन के द्वारा समझेंगे। आप देखिए रेगुलेटरी प्रोटीन बना रहा है एमआरएनए बनाया एक्टिव रिप्रेसर क्योंकि एक्टिव है, एलोलैक्टोज नहीं है तो रिप्रेसर बाइंड करेगा ऑपरेटर पे बाइंड करेगा। तो जब आरएनए पॉलीमरेज आरएनए ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्टिंग के लिए बाइंड होता है प्रमोटर पे, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा और किसी प्रकार की कोई जीनों की अभिव्यक्ति नहीं होगी। तो आप इस एनिमेशन द्वारा आसानी से समझ सकते हैं कि लैकोपेरॉन किस प्रकार से कार्य करता है। तो इस प्रकार से हम समझ रहे हैं कि लैकोपेरॉन एक प्रकार का इंड्यूसिबल ओपेरॉन है क्योंकि यह सामान्यतया इंड्यूसर की उपस्थिति में ही कार्य करता है। इंड्यूसर क्या होता है, एलोलैक्टोज, और ये नेगेटिव रेगुलेशन है क्योंकि इसमें रिप्रेसर की उपस्थिति रहती है। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा है लैकोपेरॉन। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन जो कि एक प्रकार का रिप्रेसिबल ओपेरॉन है। आप दोनों में अंतर समझ सकते हैं। धन्यवाद।